हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है कि केवीएस और एनवीएस का दो फेजेस में रिज़ल्ट आ चुका है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में। जिसमें से फ़ेज़ 2 में जो रिज़ल्ट आया है वो एमटीएस का आया है। और एमटीएस के पोस्ट पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एमटीएस में क्या क्या अगला स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि यही इसका फाइनल स्टेज था। टियर 1 आपने क्लियर किया, टियर 2 आपने क्लियर किया। अब टियर 2 के बाद जिनका भी पोस्ट प्रेफरेंस आया है उन लोगों का जो मिनिमम रिक्वायर्ड कट ऑफ है वो क्लियर हो चुका है। और जो कट ऑफ के मार्क्स है वो सीबीएसई ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, कट ऑफ मार्क्स उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन जिनमें पोस्ट प्रेफरेंस आया है उन लोगों ने जो कट ऑफ है वो क्लियर कर लिया है। अब बात यह है कि कमेंट वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जिन्होंने एमटीएस का पेपर दिया है और उनके में पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कृपया करके आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने किस कैटेगरी से अप्लाई किया था और कितने नंबर आपके एक्सपेक्टेड बन रहे थे आपके हिसाब से और आपका प्रेफरेंस नहीं हुआ। और वो लोग भी कमेंट करिए जिनके में पोस्ट प्रेफरेंस आया है, ठीक है, जिनके में पोस्ट प्रेफरेंस आया है। और ये कंफर्म करके बताएंगे तब जाके हम लोग को कट ऑफ का आइडिया लग पाएगा। और अगर कट ऑफ का हम लोग को सटीक जानकारी चाहिए होगा तो हम लोगों को आरटीआई फाइल करना पड़ेगा। और वो भी हम अभी कुछ देर में आरटीआई सीबीएसई को फाइल करेंगे, जिसमें उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हर एक जो पोस्ट है, मतलब जो कैटेगरी है एमटीएस में, जनरल, ईडब्ल्यूएस, यूआर और मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, तो जितने भी कैटेगरीज हैं उन सब का वो जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो बताएं। तो उसमें भी लगभग मान के चलिए कि 10 से 15 दिन लग जाएंगे उनको देने में, या इवन एक मंथ भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी उनको फेजेस में रिज़ल्ट देने हैं तो सीबीएसई को रिस्पॉन्ड करने में यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, आप ये देखिए, जब मैंने यहाँ पे पोस्ट अपना प्रेफरेंस रीजन और ऑर्गेनाइजेशन सबमिट किया तो मेरा जो टियर 2 स्कोर है वो 45 निकल के आया। और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जो पेपर डिस्क्रिप्टिव वाला था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, तो हमने इस मार्क्स 45 को एक्सपेक्ट किया था कि ये 47.5 रहेगा, पर एक्सपेक्टेड से 2.5 नंबर कम रहा ये, ठीक है। हो सकता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कुछ मिस्टेक रही हो जिनकी वजह से ये 2.5 नंबर कम आए मेरे, ठीक है। तो चलिए, अब आपको जो अगला स्टेप इसके बाद आएगा वो आप पोस्ट प्रेफरेंस का आएगा। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे अप्लाई कर रहे होंगे? देखिए, यहाँ पे इन्होंने 11 पोजीशंस दी हुई हैं और आपको ऐसे ही सेलेक्ट करना होगा पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। देखिए, एम टी एस, एच क्यू आर ओ कैडर के लिए, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में ये सिर्फ एन वी एस ही है इसमें, ठीक है। के वी एस में आपको एम टी एस की पोजीशन नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सिर्फ आपका एन वी एस में ही था। अब प्रेफरेंस में देखिए, टोटल 11 प्रेफरेंस आपको भरने थे। आप अपना रीजन इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लखनऊ, शिलोंग, भोपाल, चंडीगढ़, पटना। तो आपके जो होम टाउन से जो क्लोज हो, जो आपके घर के पास में हो, आप लोग वो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आपको 11 प्रेफरेंस यहाँ पे सबमिट करनी थी। और अब अगला चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि जब प्रेफरेंस सबमिट करने के बाद होगा जो अगला प्रोसीजर क्या होगा, उसके बारे में हम लोग ज़रा देख लेते हैं। तो उसके बारे में हमने जेमिनाई की मदद ली और जेमिनाई ने हमको क्या बताया कि देखिए यहाँ पे, when organization recruitment managed via bodies like the CBSC, such as for organizations like KVS NVS asking candidates for preference। अगर KVS और NVS आपसे प्रीफरेंस के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब जैसे प्रीफर्ड रीजन पूछ रहा है, जोन पूछ रहा है, स्टेशन पूछ रहा है, तो इसके बारे में उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये बता रहा होता है कि ट्रिगर्स द फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेजेस बिफोर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से पहले जो है आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है उस पर ये फोकस कर रहा होता है। अच्छा, मैंने इससे पहले इससे एक और सवाल पूछा था कि व्हाट विल द सीबीएसई डू आफ्टर आस्किंग प्रेफरेंस। प्रेफरेंस पूछने के बाद सीबीएसई क्या करेगा? तो आफ्टर रिव्यूइंग एंड प्रोसेसिंग, सीबीएसई कंपाइल्स द प्रेफरेंस थ्रू सबमिटेड थ्रू स्कूल्स और ऑफिशियल स्टूडेंट्स पोर्टल लाइक ये सब, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, ठीक है। अभी हम आपको इसी में बता रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, वंस यू सबमिट योर प्रेफरेंस, अच्छा, प्रेफरेंस सबमिट करने के बाद आपका जो अगला प्रोसीजर वो होगा, वो क्या होगा? मेरिट कम प्रेफरेंस अलॉटमेंट, ठीक है। जिस हिसाब से आपने मार्क स्कोर किए हैं उसी हिसाब से आपको जो है प्रेफरेंस मतलब पोस्ट आपको एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। द बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट्स योर पोस्टिंग और स्टेशन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन योर रैंक इन द फाइनल मेरिट लिस्ट।
तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपका क्या रैंक है, उस हिसाब से आपको जो आपने प्रेफरेंसेस डाल रखे हैं कि इस जोन में मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, वो उस हिसाब से वो एलोकेट करेगा। सपोज़ करिए आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने भुवनेश्वर रख दिया, और कोई और कैंडिडेट है आपकी ही कैटेगरी का जिसने आप जिसके मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं और उसने भी भुवनेश्वर रखा हुआ है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, तो वो पोजीशन जो होगा जो ज़्यादा मार्क्स वाला कैंडिडेट है उसको एलोकेट हो जाएगी। फिर आपका जो पोजीशन आएगा वो सेकंड प्रेफरेंस जो आपने भर रखा है उस पे आपका नापा जाएगा कि आप और किसी कैंडिडेट से तो नहीं उसमें, मतलब जिसके मार्क्स हायर हैं वो आपसे टकरा रहे हैं, तो फिर वो उसको एलोकेट होगा। ठीक है, मतलब इस हिसाब से प्रीफरेंस वाइज चलेगा। आप ऐसे समझिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम वाला, जैसे कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में होता है उस तरह से चलेगा प्रीफरेंस वाइज। ठीक है। अब देखिए हायर रैंक कैंडिडेट्स गेट देयर टॉप चॉइसेस फर्स्ट। अब जिनके रैंक ज़्यादा होंगे तो दे विल गेट देयर फर्स्ट टॉप चॉइसेस, जो जैसा मैंने बताया, ठीक है, उस हिसाब से उनको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, हायर कैंडिडेट को पहले मिलेगी। फिर देखिए फाइनलाइजिंग द एलोकेशन डेटाबेस, वंस द सिस्टम मैप्स ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स टू अवेलेबल वैकेंसीज बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस, द इंटरनल अलॉटमेंट लिस्ट इज लॉक्ड। नोट दैट वन सबमिटेड चॉइसेस जनरली कैन नॉट बी चेंज्ड और अल्टर्ड। ठीक है, जब आप, ये तो आपको मालूम होगा कि प्रेफरेंस आपको एक ही बार भरना था, और अगर आपने मतलब दोबारा आप उसको एडिट वगैरह नहीं कर सकते, वही जो हो जाएगा वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो वंस द सिस्टम मैप्स ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, जब आप मतलब जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं मतलब टीयर 2 के लिए, सॉरी फाइनल स्टेजेस के लिए, जिनके में प्रेफरेंस वगैरह आया है भरने को, तो जब कंप्लीट हो जाएगा उसका टाइमलाइन तो फिर वो सिस्टम लॉक कर देगा उसको, और फिर वो मैचिंग करेगा कि कैसे, मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके क्या हैं, मतलब क्या मार्क्स हैं आपके, और जो आपने प्रेफरेंस दिया है जोन वाइज वो उसको मैच करेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि जैसे जितने मार्क्स, अगर मार्क्स कैंडिडेट के अगर आपसे ज़्यादा होंगे तो वो पोजीशन उसको एलोकेट होगी। ठीक है, अगर आपसे कोलाइड कर रहा होगा वो तो। ठीक है, ये रही बात यहाँ पे, समझ गए। फिर आगे चलते हैं, अगर किसी को डाउट हो रहा होगा तो फिर भी कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं डाल दीजिएगा, फिर उसको रिप्लाई कर देंगे वहाँ पे। अब इशुएंस ऑफ ऑफर लेटर्स या अपॉइंटमेंट लेटर्स, अब ये क्या होता है, ये आपके प्रेफरेंस देने के बाद, ठीक है, ये सारी जो मैचिंग्स होती हैं ये होने के बाद, और इशुएंस ऑफ ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, ये प्रोसीजर आता है। लेकिन इससे पहले एक डाउट ये आता है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जैसे जो 11 अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 3 हैं, ठीक है, सिमिलरली ओबीसी के शायद 5 हैं, तो बात ये है कि जितने पोस्ट हैं, क्या कट ऑफ सिर्फ मतलब उतने बच्चों के लिए ही बनाई गई है या कट ऑफ में थोड़े ज़्यादा बच्चे लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दिक्कत खड़ी हो जाएगी अगर मान लीजिए 11 बच्चे हैं और कट ऑफ जो है 11 बच्चों का ही बनना चाहिए था, लेकिन अगर मान लीजिए सीबीएसई ने कट ऑफ 11 से ऊपर के दिए हैं, जैसे मान लीजिए 11 से उन्होंने 2 बच्चों का लिया है, मतलब 22 बच्चों को बुलाया है, तो आप समझिए तो कट ऑफ जो है थोड़ी लोअर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं बच्चे उन्होंने ज़्यादा लिए हैं, तो डीवी के लिए बच्चे जो हो जाएंगे वो ज़्यादा बुलाए जाएंगे। तो ये क्लियर नहीं है कि एक पोस्ट पे 2 बच्चे बुलाए जा रहे हैं या एक पोस्ट पे एक बच्चा बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये से रीज़न हो गया, ये मतलब ये पहला जो है डाउट है वो ये है। लेकिन हाँ, ये जो पिछला जब वैकेंसीज था जो नवोदय विद्यालय ने कंडक्ट करवाया था, नवोदय जो कैंसिल हुआ था जिसमें कुछ पिछले वाले में, तो उस समय एनवीएस ने जिन बच्चों को बुलाया था डीवी के लिए, वो 1:1 पोस्ट पे बुलाया था, मतलब एक पोस्ट पे एक बच्चे को ही बुलाया था। ये मुझे याद है, ये वीडियो मैंने बनाया भी था पहले। चलिए फिर आगे देख लेते हैं कि जब प्रेफरेंस आप मतलब डेटाबेस आपका फाइनल हो जाता है उसके बाद क्या हो रहा है। तो इशुएंस ऑफ ऑफर या अपॉइंटमेंट लेटर होगा। ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर्स आर डिस्पैच टू द कैंडिडेट्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एलोकेटेड स्कूल रीजन, रिपोर्टिंग टाइमलाइन एंड ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जब आपका ऑफ़र, अब जब आपका सिस्टम लॉक हो गया, आपको मैच करा दिया गया और आपका पोस्ट जो है वो आपको एलोकेट कर दिया गया, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। ठीक है, कि आपका क्या स्कूल है, रीजन है, टाइमलाइन क्या है आपको रिपोर्ट करने की, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, जिसमें अपॉन रिसीविंग द ऑफर लेटर यू विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू अ डेजिग्नेटेड सेंटर टू योर एलोकेटेड रीजनल ऑफिस विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे आपके रीजनल ऑफिस। ठीक है,
और वहाँ पे आप फिर से आप अपना सारा चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। ध्यान रखिएगा डीवी के समय आप सब अपना डॉक्यूमेंट पेपर रेडी रखिए, पेपर वर्क, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लेके जाइएगा। कोई फॉर्जरी मत करिएगा, अदरवाइज़ आपके करियर पे जो है हो सकता है कि वो कंप्लेंट फाइल कर दें, ठीक है, एफआईआर वगैरह भी कर दें। और इस समय ये सारी चीज़ें चल भी बहुत रही हैं, फॉर्जरी वाले केसेस बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपने से श्योर ना हो जाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना हो, ठीक है, तब तक आप वहाँ मत जाइएगा रीजनल सेंटर, ठीक है। तो ये रहा पूरा जो अगला होने वाला है, मतलब आपके प्रेफरेंस देने के बाद जो अगली प्रोसीजर है वो ऐसी होगी, ठीक है। और ये भी बताइए, अब ये बताइए कि जिन जितने भी कैंडिडेट्स जिनका शॉर्टलिस्ट हुआ है, प्रेफरेंस आया है, यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ओबीसी में, जिनका भी जितना है, वो कृपया करके अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट करें, ताकि कुछ आइडिया लग सके कि कट ऑफ कितनी रखी गई है और कितने बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है। क्योंकि अभी तक मेरे पास 2-3 बच्चों का मैसेज आया है जिन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि लगभग सारे बच्चों को प्रेफरेंस के लिए बुलाया गया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में जितने भी बच्चों को बुलाया गया है वो उनमें सारे बच्चे नहीं बुलाए गए हैं। कुछ ही बच्चों को जो है वो प्रेफरेंस फॉर्म जो है एलोकेट किया गया है, जिनमें से मेरी एक फ्रेंड भी हैं, उनका भी प्रेफरेंस वाला आया है। तो उनसे हमने ये चीज़ समझी थी कि कैसे, मतलब सबका आया है या सिर्फ आपका ही आया, या है ना, कितने लोगों का आया। तो ये रहा, ये मतलब जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है सिर्फ उन्हीं के लिए प्रेफरेंस आया हुआ है, ठीक है। तो अब एमटीएस वाले में हम लोग को ये जानना है कि क्या सबके लिए आया है या जिन्होंने क्लियर किया उन्हीं के लिए आया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे, उसी से हेल्प मिलेगी, ठीक है। और रही बात कट ऑफ की, तो वो कट ऑफ के लिए अभी हम आरटीआई कोशिश करेंगे उसको फाइल कर दें सीबीएसई को, लेकिन आरटीआई का रिप्लाई आने में लगभग 25 से 30 दिन लग जाएंगे। तो उससे पहले हम ही लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपना देख के वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे कि कितने बच्चे किस कैटेगरी के जो है शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अच्छा, अब ये अदर पोस्ट वाले जैसे जेएसए वगैरह जो भी कमेंट कर रहे हैं, वो भी अपना जो है ज़रूर मेंशन कर दीजिए मार्क्स, और किस कैटेगरी के हैं आप और किस पोस्ट के लिए आपने किया है। ध्यान रखिए किस मार्क्स और किस कैटेगरी से और किस पोस्ट के लिए, क्योंकि फिर अगर आप कमेंट जैसे ये पोस्ट वगैरह नहीं लिखते हैं तो फिर वो एमटीएस में हम लोग काउंट करने लगते हैं, जिससे जो है डिफ़िकल्टी हो जाती है ना, समझने में कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आपसे करनी थी, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।